रक्त का थक्का जमना या ब्लड क्लॉटिंग। रक्त में दो महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। यह जीवन पर्यंत रक्तवाहिनियों में तरल अवस्था में बना रहता है और जब रक्तवाहिनियां क्षतिग्रस्त हो जाती है तो रक्त का बहना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात रक्त का बहना रुक जाता है। यही घटना ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन कहलाती है। रक्त के ये दोनों गुण जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। रक्त की तरलता और परिसंचरण हेतु आवश्यकता होती है, जबकि रक्त का गुण अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है। शरीर से होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने की घटना हीमोस्टेसिस कहलाती है। हीमोस्टेसिस की घटना अनेक विधियों में संपन्न होती है, जिनमें मुख्य निम्न है। पहला है वेस्कुलर स्पाज्म, दूसरा है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा ब्लड कोगुलेशन और फोर्थ है डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट। हम लोग यहाँ पर ब्लड कोगुलेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे, रक्त के स्कंदन के बारे में चर्चा करेंगे। जब एक रक्तवाहिनी टूटती है तो रक्त का बहना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वह अपनी तरलता खो देता है और अर्ध ठोस रचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसे क्लॉट कहते हैं। क्लॉट के बनने की क्रिया क्लॉटिंग कहलाती है। रक्त स्कंदन के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनमें से कुछ सिद्धांत मुख्य। पहला हम लोग ले रहे हैं हावेल्स थ्योरी, हावेल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार रक्तवाहिनियों के क्षतिग्रस्त होने पर सिफेलिन प्रोटीन का स्राव होता है। यह प्रोटीन रक्त में उपस्थित एंटीथ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देता है। इसके निष्क्रिय होने के पश्चात कैल्शियम आयन तथा ट्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन का रूपांतरण प्रोथ्रोम्बिन का रूपांतरण थ्रोम्बिन में होता है। अंत में थ्रोम्बिन के द्वारा प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन अघुलनशील फाइब्रिन में रूपांतरित हो जाता है, जैसा कि आप इस लाइनर डायग्राम में भी देख रहे हैं। दूसरा है क्विक थ्योरी, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तीसरा फुल्ड एंड स्पायरो का सिद्धांत, इसके ऊपर भी चर्चा नहीं करेंगे। फोर्थ है बेस्ट एंड टेलर का सिद्धांत, बेस्ट एंड टेलर थ्योरी। बेस्ट एंड टेलर के अनुसार रक्त स्कंदन के लिए 13 कारकों की आवश्यकता होती है। सन 1954 में रक्त स्कंदन के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने स्कंदन कारकों हेतु नामकरण प्रस्तुत किया था। इन कारकों को रोमन संख्या में प्रस्तुत किया जाता है और ये कारक निम्न है, जैसा कि आपको टेबल में दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 फैक्टर 1 है, फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है और इसका निर्माण यकृत में होता है। इसका अणुभार वगैरह सब आपको किताबों में मिल जाएंगे, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। और थ्रोम्बिन की उपस्थिति में इसकी कम अणुभार वाली श्रृंखला विदलित हो जाती है और फाइब्रिनोजन का रूपांतरण फाइब्रिन में हो जाता है। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, इसका निर्माण भी यकृत में होता है और विटामिन के की उपस्थिति में होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन तथा कैल्शियम आयन की उपस्थिति में इसका रूपांतरण थ्रोम्बिन में होता है। कारक थर्ड जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये एक लाइपोप्रोटीन है और इसकी प्राप्ति के दो स्रोत होते हैं। पहला प्लाज्मा में आंतरिक स्रोत के रूप में और दूसरा ऊतकों में बाह्य स्रोत के रूप में। फोर्थ कारक दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम रक्त स्कंदन में एक सहकारक के रूप में कार्य करता है और रक्त स्कंदन के लिए आयनिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। रक्त में इसकी मात्रा 10 mg/100 cc होती है और इसकी आधी मात्रा 5 mg/100 cc आयनिक रूप में पाई जाती है। कैल्शियम की अनुपस्थिति में रक्त का स्कंदन नहीं होता है, नहीं बन पाता है
और प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में जो रूपांतरण है वो Ca2+ की उपस्थिति में होता है। कारक फिफ्थ जो है प्रोएक्सिलरिन या लेबाइल फैक्टर, ये एक अस्थायी कारक होता है और ब्लड प्लाज्मा में इसकी बहुत कम मात्रा होती है और रक्त स्कंदन के दौरान इसका उपयोग हो जाता है। कारक 6 जो कारक है एक्सिलरिन, SpCa दे रखा है टेबल में, यह स्टेबल कारक। वर्तमान में इसको 6 नंबर का जो है उसको हटा दिया है। कारक 7 जो है प्रो कन्वर्टिन या स्टेबल कारक है, SpCa या स्टेबल फैक्टर। यह एक प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका अणुभार 63,000 होता है और यह एक स्थायी कारक होता है और इसका संश्लेषण विटामिन के की उपस्थिति में होता है। स्कंदन के दौरान ये कन्वर्टिन के रूप में रूपांतरित हो जाता है। मैंने 6 नंबर में आपको SpCa बताया था, ये 7 नंबर का होता है SpCa। कारक 8 या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ये B2 ग्लोबिन प्रोटीन है और इसका संश्लेषण भी यकृत में होता है और क्लॉट निर्माण में इसका उपयोग कर लिया जाता है और इसके कारण जो है इनकी अनुपस्थिति के कारण हीमोफिलिया ए हो जाता है। कारक 9 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी है ये और इसका दूसरा नाम जो है दे रखा है क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी इसका दे रखा है। किताबों में इसकी अनुपस्थिति में जो है वो बता रखा है क्रिसमस नामक रोग हो जाता है और एक्चुअल में ये क्रिसमस जो है सबसे पहले क्रिसमस नाम के रोगी में देखा था, इसलिए इसको क्रिसमस कारक कहते हैं, लेकिन ये हीमोफिलिया बी ही होता है। कारक 10 है स्टुअर्ट कारक है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है और इसका संश्लेषण भी यकृत में होता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण के लिए ये जरूरी होता है। कारक 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ये वाला जो कारक है इसका संश्लेषण भी यकृत में होता है और ये हेगमैन कारक के द्वारा सक्रिय होता है। इसकी कमी के कारण हीमोफिलिया सी रोग हो जाता है। और 12वां जो है हेगमैन फैक्टर है, ये सरफेस फैक्टर भी इसको कहते हैं क्योंकि रक्तवाहिनियों जब ये कारक रक्तवाहिनियों के संपर्क में आता है तभी ये सक्रिय होता है। और कारक 13 टेबल में नहीं है। कारक 13 जो है फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक है या लोकी-लॉरेंट कारक भी इसको कहते हैं और ये वाला जो कारक है ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है और घुलनशील फाइब्रिन को बहुलीकृत करके अघुलनशील फाइब्रिन में रूपांतरित करता है। रक्त स्कंदन की क्रियाविधि, रक्त स्कंदन की क्रियाविधि में 3 पद हैं। पहला है थ्रोम्बोप्लास्टिन की निर्मुक्ति, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में रूपांतरण और तीसरा है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण। इसके लिए 2 पथ बनाए गए, एक इंट्रिंसिक फैक्टर है और दूसरा जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। आंतरिक कारक में ये पथ पूर्ण रूप से प्लाज्मा में उपस्थित होता है तथा फाइब्रिन की उत्पत्ति के लिए ऊतकों की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वप्रथम किसी रक्तवाहिनी की क्षतिग्रस्त सतह के साथ संपर्क में आने पर हेगमैन कारक 12 सक्रिय होता है। इसके साथ ही प्लेटलेट्स समूहीकृत होकर रक्तवाहिनियों के क्षतिग्रस्त स्थल से चिपक जाती है तथा इनकी सतह पर फास्फोलिपिड उत्पन्न होने लग जाते हैं। हेगमैन कारक सक्रिय होकर कारक 11 को सक्रिय करता है और उसके पश्चात 11 कारक जो है 11 ए के रूप में निरूपित होता है और यह कारक 9 को 9 ए में रूपांतरित करता है। कारक 9 ए कारक 8 से प्राप्त फॉस्फोलिपिड तथा कैल्शियम के साथ संयोजित होकर एक संकुल का निर्माण करता है जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर एक्स एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो एक्सटेंसिक पाथवे है, रक्त स्कंदन का ये पथ क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा प्रेरित होता है
और इस पथ में आंतरिक पथ की सतही सक्रियताएं अभिक्रियाएं बाईपास हो जाती है और इससे उत्पन्न होने वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक प्रोकन्वर्टिन के साथ अभिक्रिया करके बाह्य कारक 10th संकुल अर्थात एक्सटेंसिव फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह कारक 12 का निर्माण यकृत में विटामिन के की उपस्थिति में होता है। बाह्य तथा आंतरिक दोनों स्रोतों से उत्पन्न कारक 10th का कार्य स्टोर्ट कारक के सक्रियण द्वारा सक्रिय कारक 10th को उत्पन्न करना है। इस बिंदु से फाइब्रिन निर्माण तक का पथ दोनों पथों में एक समान होता है। उसके बाद में थ्रोम्बोप्लास्टिन का थ्रोम्बिन में रूपांतरण। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक निष्क्रिय प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। इसका निर्माण यकृत में होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम 2+ तथा ट्रिप्टेज की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोटीन सक्रिय प्रोटीन में रूपांतरित हो जाती है। थ्रोम्बिन एक प्रोटीन विदलित कारक की तरह कार्य करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन के मुक्त होने के साथ साथ क्षतिग्रस्त ऊतकों से भी बाह्य थ्रोम्बोप्लास्टिन तथा ट्रिप्टेज एंजाइम मुक्त होते हैं। थ्रोम्बिन के निर्माण की दर थ्रोम्बिन एक्टिवेटर की उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करती है और थ्रोम्बिन एक्टिवेटर के निर्माण की दर रक्तवाहिनियों की क्षति के अनुरूप होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन पर क्रिया करके इस फाइब्रिन मोनोमर में रूपांतरित कर देता है और इस रूपांतरण में कम अणुभार वाली 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हटाई जाती है। इस प्रकार निर्मित फाइब्रिन मोनोमर बहुलीकृत होकर लंबे फाइब्रिन अणुओं में रूपांतरित हो जाता है। वह क्लोट का निर्माण करता है। प्रारंभ में क्लोट दुर्बल होता है क्योंकि फाइब्रिन के तंतुओं का क्रॉस जाल नहीं बन पाता है। कुछ मिनट पश्चात फाइब्रिन के अणु मजबूत हो जाते हैं। रक्त में उपस्थित FSF फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर थ्रोम्बिन के कारण सक्रिय हो जाता है और FSF के सक्रिय होने के कारण फाइब्रिन के अणु में क्रॉस बंधन या क्रॉस लिंकेज का निर्माण होता है और जिसके कारण अघुलनशील क्लोट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं इसमें संपन्न होती है और ये जो फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन रूपांतरण है, यहाँ पर 3 पद महत्वपूर्ण है। पहला तो फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन मोनोमर में चेंज, दूसरा फाइब्रिन मोनोमर का फाइब्रिन पॉलीमर सोल फॉर्म में चेंज और तीसरा है फाइब्रिन पॉलीमर जो लीनियर सोल फॉर्म में उसका फाइब्रिन पॉलीमर ग्रोस या जेल फॉर्म में रूपांतरण। इस प्रकार से ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है। और अंत में हम ले रहे हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है रक्त स्कंदन। तो इसमें बहुत ज़रूरी है। साधारण अवस्थाओं में थ्रोम्बोप्लास्टिन अनुपस्थित होता है और थ्रोम्बिन जो है प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय रहता है। इस कारण फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण नहीं हो पाता और यदि थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है तो एंटी थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण थ्रोम्बिन निष्क्रिय हो जाता है। पहला तो यह है। दूसरा है, इसके अलावा सभी रक्तवाहिनियों के चारों ओर मास्ट कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है और ये मास्ट कोशिकाएं निरंतर एंटीकोगुलेंट का स्रावण करती रहती है जो रुधिर के थक्का बनने को रोकता रहता है। रक्त स्कंदन के होने से रक्त का बहना रुक जाता है और कई बार रक्त का स्कंदन नहीं होता जिसके कारण रक्त निरंतर बहता रहता है। वही जिसको हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं, जो एक जेनेटिक डिजीज है और एक X गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के कारण होती है। तो ये दोनों ही कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।